नमस्कार। आपका अखबार पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है समझना जरा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल किसी और की वजह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की वजह से। भारतीय जनता पार्टी वहां क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, क्या अपेक्षा कर रही है, क्या उसके अनुरूप उसको कोई परिणाम मिलने वाला है, ये सारे सवाल हैं जो इस समय उठ रहे हैं। और ये सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फैसलों और उनके बयानों से। अभी हाल ही में एक दो दिन पहले की ही बात है, जब भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इस समय उनसे बड़ा जनाधार वाला नेता महाराष्ट्र में कोई है नहीं। उनको जिस तरह से ये मेरी अपनी निजी राय है, आप इससे असहमत हो सकते हैं, उनको एक तरह से अपमानित किया जा रहा। उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल के कॉन्क्लेव में ये बयान दिया, एक सवाल के जवाब में कहा कि समय आने पर अजीत पवार को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या एनसीपी के नेता हैं। अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी पार्टी को विधानसभा में सीटें कितनी मिलती हैं, यानी जनादेश कैसा मिलता है, कितना बड़ा मिलता है। अगर वो शिकायत कर रहे हैं अपनी आम सभाओं में कि 5 बार उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली, तो मैं मुख्यमंत्री कब बनूंगा, इसका जवाब जनता देगी, देवेंद्र फडणवीस को नहीं देना है। आखिर देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया क्यों, उन्होंने दिया या दिलवाया गया। वो इस बयान से पहले, इस कार्यक्रम से पहले दिल्ली आए थे, उनके साथ एकनाथ शिंदे भी थे और पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिले थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके आदेश पर ऐसा हुआ, पर सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी बात कहने से पहले उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से सलाह मशविरा करना ज़रूरी समझा या नहीं। मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने सलाह मशविरे के बाद ये बात कही या अपने मन से ये बात कह दी। अगर सलाह मशविरे के बाद कही तो बुरी बात है, अगर अपने मन से कही तो भी बुरी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। और अजीत पवार, अगर आप देखें तो जब से वो आए हैं एक तरह से पार्टी को ब्लैकमेल जैसा कर रहे हैं। ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये शायद ठीक भी नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की मांग की, जो बीजेपी को छोड़ना पड़ा। अब आप देखिए बीजेपी ने त्याग किया क्यों। एकनाथ शिंदे आए तो सरकार लेकर आए, अजीत पवार क्या लेकर आए, ये सवाल अभी यक्ष प्रश्न की तरह सामने लटका हुआ है। अजीत पवार के आने से बीजेपी को वोटों का फायदा होगा नहीं होगा, ये 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से तय होगा। उससे पहले ये पता नहीं है कि ये मुट्ठी जो अभी बंद है अजीत पवार की और उनके एनसीपी गुट की, वो मुट्ठी लाख की बनी रहेगी या खाक की हो जाएगी। तो इसके बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि मराठा लीडर हैं, मराठवाड़ा में और वेस्टर्न महाराष्ट्र में उनका असर है, लेकिन सवाल यह है कि चाचा से अलग होने के बाद वो असर कितना बचा हुआ है। शरद पवार का जनाधार अब भी बचा है या नहीं बचा है। क्या अजीत पवार शरद पवार का पूरा जनाधार लेकर आ गए हैं, ये शायद मानने को कोई तैयार नहीं होगा। फिर कितना लाए हैं, इसका आकलन कौन करेगा और कैसे होगा। इसका आकलन तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव से हो सकता है। चुनाव से पहले केवल अजीत पवार के दावे हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों एक के बाद एक उनके सामने सरेंडर करती जा रही। उनके लोगों को मंत्री बनाना, फिर अच्छे मंत्रालय देना, और उसके बाद अब पुणे को लेकर, पुणे के प्रभारी मंत्री को लेकर एक टकराव चल रहा था। बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल को हटाकर अजीत पवार को पुणे का प्रभारी मंत्री बना दिया। अब पार्टी अपना विस्तार करना चाहती है या अपने को संकुचित करना चाहती है। महाराष्ट्र में ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। एकनाथ शिंदे के आने के बाद ये समझा गया था कि उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया। शिवसेना को तोड़ने से, शिवसेना के कमज़ोर होने से जो शिवसैनिक है उनके मन में दुविधा थी,
तो वो कितने एकनाथ शिंदे के साथ आएंगे, एकनाथ शिंदे के साथ आएं या उद्धव ठाकरे के साथ बने रहें, शिव सैनिकों को बीजेपी के साथ वोट देने की आदत है। उनके लिए कुछ अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो इसमें उनके लिए कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, ये बड़ी सहज बात है। लेकिन एनसीपी और अजित पवार ये परस्पर, भाजपा और एनसीपी परस्पर विरोधी रहे हैं। भाजपा लगातार एनसीपी के साथ आने से हिचकिचाती रही है, भ्रष्ट नेताओं की पार्टी कहती रही है। और आप देखिए कि क्या स्थिति क्या हो गई है महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने अपनी योग्यता साबित की है, 2014 में विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री का पद सौंपा। 5 साल उन्होंने सफलतापूर्वक सरकार चलाई और 5 साल बाद जब जनादेश का मौका आया, अपने काम पर वोट मांगने का मौका आया, तो जनता के बीच में गए और फिर से जनादेश मिला। ये अलग बात है कि पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना से गठबंधन कर लिया। शिवसेना से गठबंधन करने का मतलब था कि 2014 में जितनी सीटों पर लड़ी थी बीजेपी, उससे 100 सीटों पर कम लड़ी। इसके बावजूद उसकी सीटें सिर्फ 15 कम हुई और स्ट्राइक रेट उसका बढ़ गया। 2014 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 45-46% था। 2019 में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 70% पहुंच गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर बीजेपी उन 100 सीटों पर और लड़ी होती तो उसकी अकेले की सरकार बनने की पूरी संभावना थी। वो संभावना खत्म हुई गठबंधन के कारण। और उस चुनाव में बीजेपी की स्थिति और बेहतर होती अगर अंदर खाने एनसीपी और शिवसेना यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर सैबोटेज नहीं करते, मिलकर टारगेट करके बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने का काम न करते, तो बीजेपी की स्थिति, बीजेपी की संख्या और बड़ी होती। लेकिन ये सब अतीत की बात हो गई। अब शरद पवार के लिए जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने का काम किया, अजित पवार, वो बीजेपी के साथ हैं। मैंने पहले जो बात कही कि उनका मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र में असर है, मराठा नेता हैं, ज़मीन के नेता हैं, अच्छे संगठन करता है, लेकिन अभी ये साबित होना बाकी है कि उनके पास वोट कितना है। शरद पवार से अलग होने के बाद एनसीपी का वैसे भी बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। एनसीपी कभी 2009 को छोड़ दें, जब एक सीट से कांग्रेस से आगे हो गई थी, राज्य में कभी नंबर 1 की पार्टी नहीं बन पाई। 1999 में ये पार्टी बनी थी, 24 साल हो रहे हैं। 24 साल में शरद पवार, अजित पवार मिलकर सारी ताकत लगाकर एनसीपी को प्रदेश की नंबर 1 पार्टी भी नहीं बना पाए। बहुमत की तो बात बहुत दूर है। ऐसे में स्प्लिट के बाद अजित पवार की ताकत कितनी रह गई है किसी को पता नहीं। एक इमेजिनरी पावर के आधार पर अजित पवार को एक के बाद एक बीजेपी कंसेशन दे जा रही है। कंसेशन दे रही है, ये भी गनीमत है। लेकिन अजित पवार के आने के बाद से एकनाथ शिंदे अपने को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी ताकत, उनका जो सम्मान था, उनकी जो स्थिति थी, वो पहले से कमज़ोर हुई है। उनके मन में एक आशंका बनी हुई है। अजित पवार के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो समझौता नहीं करते। वो सत्ता में आने के बाद सत्ता को पूरी तरह से हथियाने की कोशिश करते हैं। ये गठबंधन जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बनी थी, उसके टूटने में सबसे बड़ा फैक्टर अजित पवार थे, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म कर देना चाहते थे। वित्त मंत्री के रूप में वो लगातार जो शिवसेना के विधायक थे, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, उसके डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए फंड लगातार रोक रहे थे, उनके काम रोक रहे थे। इससे नाराज़गी बढ़ी। इसके बाद ही एकनाथ शिंदे को ये बगावत करने में कामयाबी मिली। ऐसे अजित पवार को लेकर ये एक बात तो समझ में आती है कि चलिए, ये राजनीतिक मजबूरी या राजनीतिक व्यवहारिकता के नाते चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने ये कदम उठाया कि कोई कसर न रह जाए। पहले शिवसेना तोड़ दी, फिर एनसीपी तोड़ दी,
तो दो जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे उनको तोड़ दिया, उनको कमज़ोर कर दिया और उनको अपने साथ ले लिया। लेकिन अपने सबसे बड़े नेता को, अपने सबसे मजबूत नेता को क्यों कमज़ोर कर रही है बीजेपी? अजित पवार वंशवादी पार्टी के प्रतीक हैं, वंशवाद की राजनीति के प्रतीक हैं। अजित पवार तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। बीजेपी के साथ आने के बाद उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, उनको वापस नहीं लिया गया है। लेकिन सबको मालूम है कि उसकी जांच आगे नहीं बढ़ने वाली, धीरे धीरे वो हो सकता है वो जांच के दायरे से भी बाहर हो जाए। इस सब के बावजूद सवाल एक ही होगा कि अजित पवार को लेकर बीजेपी को हासिल क्या हुआ। देवेंद्र फडणवीस को उन अजित पवार से समझौता करना पड़ रहा है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, एक भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं है। तो एक ईमानदार नेता एक भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए नेता से क्यों दब रहा है? उसके सामने क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे सरेंडर कर दिया है? ये स्थिति देवेंद्र फडणवीस की अपनी चुनी हुई तो नहीं हो सकती है। राजनीतिक परिस्थितियां क्यों ऐसी हैं? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ऐसी परिस्थिति को स्वीकार किया? ये उसके कार्यकर्ताओं के मन में सवाल है कि आखिर भाई हमारी ऐसी क्या कमज़ोरी थी? हम अकेले लड़े थे तो 288 में से 122 सीटें जीते थे और 5 साल सरकार रहने के बाद हम और मजबूत हुए हैं। हमारा जनाधार, हमारा संगठन, हमारा कामकाज लोगों ने देखा है, कामकाज को लोगों ने साधुवाद दिया है। उसके बावजूद हम इस तरह के समझौते क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में कहीं से कोई स्पष्टीकरण तो आता नहीं, तो इसलिए कुछ मालूम नहीं है। अंदर बंद कमरों की बैठकों में क्या होता है किसी को पता नहीं। तो इसलिए जो सामने दिखाई देता है उसी के आधार पर राय बनाने के अलावा और कोई विकल्प है नहीं। तो मुझे देवेंद्र फडणवीस का ये जो बयान मैंने सुना, मुझे ये समझ में नहीं आया। अगर वो कहते कि समय आने पर भारतीय जनता पार्टी का नेता 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेगा, तो मैं बात समझ सकता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं महाराष्ट्र के, और ऐसी ही बात उनको बोलनी चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन वो बोल रहे हैं एनसीपी के एक नेता के बारे में जिसके खिलाफ खुद देवेंद्र फडणवीस एक के बाद एक बड़े बड़े आरोप लगाते रहे हैं भ्रष्टाचार के, जिसकी पूरी राजनीति ही वंशवाद पर आधारित है अजित पवार की। उनके सामने देवेंद्र फडणवीस का झुकना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, भारतीय राजनीति के लिए भी बुरी खबर है। ये अशुभ संकेत है। अगर इस तरह राजनीतिक व्यवहारिकता के चलते ईमानदार लोग, कर्मठ लोग, जनता से जुड़े हुए लोग, जनता की भलाई के लिए काम करने वाले लोग ऐसे लोगों के सामने झुकेंगे, कमज़ोर पड़ेंगे, तो इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। बीजेपी ने अजित पवार को लेकर पहले ही अपना जो वंशवाद और भ्रष्टाचार विरोधी जो अभियान था उसमें एक डेंट लगाया है। अब अगर इस तरह से अजित पवार के सामने एक के बाद एक बीजेपी सरेंडर करती जाएगी, उनकी मांगें मानती जाएगी, तो फिर सवाल यह है कि इसकी सीमा क्या होगी, कहाँ तक जाएंगे आप? अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाना, मतलब ऐसा अजित पवार की बातों से, उनके बयानों से लगता है कि जैसे ये जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रही है। अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाना, ये मान सकता हूँ मजबूरी उसकी राजनीतिक हो सकती है, लेकिन हर समझौते की, हर जो है कॉम्प्रोमाइज़ की एक सीमा होती है। एक सीमा की, उस सीमा को जैसे ही आप लांघते हैं तो वो फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये नया जो समीकरण बना है एनसीपी का, अजित पवार के धड़े का और बीजेपी का, वो मतदाता को कितना रास आएगा, कितना पसंद आएगा, ये अभी किसी को मालूम नहीं है। एकनाथ शिंदे के साथ ये मामला नहीं है। उनकी जो शिवसेना का धड़ा है, उस शिवसेना के मतदाता, उसके कार्यकर्ता, वो भाजपा के साथ दूध में चीनी की तरह घुले मिले हैं। उनके लिए उनके कोई विडंबना, कोई विरोधाभास, कोई वैचारिक विरोध,
इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन एनसीपी की और बीजेपी के साथ विरोध के 100 कारण हैं और साथ आने का एक भी कारण जो है, अगर आप नैतिक रूप से देखें, सैद्धांतिक रूप से देखें, वैचारिक रूप से देखें तो नज़र नहीं आता है। बीजेपी को इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। अगर अजित पवार के सामने पार्टी इसी तरह से झुकती रही तो इसका नुकसान उसे महाराष्ट्र में उठाना पड़ेगा, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।